नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। बच्चों, हमारा एमए फाइनल का डिप्लोमेसी वाला पेपर चल रहा था, जिसमें हम राजनय के रूप के बारे में चर्चा कर रहे थे कि राजनय कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ डिप्लोमेसी। इसमें हमने प्रजातंत्रात्मक राजनय पे डिस्कस कर लिया था, संसदीय राजनय पर कर लिया था, और पिछले वीडियोज़ में हमने शिखर राजनय को भी डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तिगत राजनय और सर्वाधिकारवादी राजनय। अर्थात व्यक्तिगत राजनय क्या होता है और सर्वाधिकारवादी राजनय क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम व्यक्तिगत राजनय को लेते हैं तो देखा गया है कि वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान करने में व्यक्तिगत राजनय का महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। व्यक्तिगत राजनय उसे कहते हैं जब राजनयिक संधि वार्ताओं में एक राज्य के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री तथा राज्याध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। राजनय का यह रूप बहुत समय से प्रचलित है, किंतु आजकल इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देश के उत्तरदायी नेताओं द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसमें जैसे जेनेवा सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, अल्जीयर्स सम्मेलन तथा अन्य अनेक शिखर सम्मेलन व्यक्तिगत राजनय के उदाहरण हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तथा उसके पश्चात विभिन्न देशों के विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए मिलते हैं या मिलते रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश एवं शरणार्थियों की समस्या के संदर्भ में विभिन्न ख्याति प्राप्त नेताओं तथा प्रतिनिधि मंडलों को अन्य राज्यों में भेजा है, जो देश का प्रभावशाली तरीके से पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इससे राष्ट्रों के आपसी संबंध मधुर बनते हैं। साथ ही व्यक्तिगत राजनय में आवश्यकता अनुसार दूसरे प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा सकता है। ऐसा करने से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का कार्य हल्का हो जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की जगह किसी तीसरे व्यक्ति को भी राजनय के लिए भेजा जा सकता है, और इससे क्या होता है कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री का कार्य हल्का हो जाता है और समय की भी बचत होती है। व्यक्तिगत राजनय के समर्थकों का विचार है कि इसके द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो राजनयिकों द्वारा सामान्य साधनों से नहीं सुलझाई जा सकती। यह भी कहा जाता है कि संसदात्मक प्रजातंत्र के युग में मध्यस्थों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। विश्व में से शीत युद्ध की समाप्ति में अमेरिका राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज बुश तथा सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच के व्यक्तिगत राजनय का प्रमुख हाथ रहा है। अर्थात शीत युद्ध की जब हम डिस्कस करते हैं, शीत युद्ध की जब बात करते हैं, बीए थर्ड ईयर में हमने शीत युद्ध को पढ़ा है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसा युद्ध था जो शस्त्रों से और अस्त्रों से नहीं लड़ा गया था, केवल वैचारिक रूप से लड़ा गया था। विचारधारा का युद्ध था, है ना, शस्त्र और अस्त्रों का युद्ध नहीं था। और उस समय क्या हुआ कि पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बट गया था। एक तरफ पूंजीवादी देश जो अमेरिका के समर्थक थे, एक तरफ अमेरिका, और दूसरी तरफ सोवियत संघ, है ना। तो ऐसे समय में शीत युद्ध की समाप्ति की जब बिंदु आता है, शीत युद्ध की समाप्ति का जब दौर आता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति और सोवियत नेता के बीच व्यक्तिगत राजनय प्रमुख इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि आलोचकों ने व्यक्तिगत राजनय को बुरा माना है या बुरा भी बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री आदि उच्च स्तरीय नेताओं का कार्य नीति बनाना है, न कि समझौते कराना। लेकिन यह कार्य राजनयिक विशेषज्ञों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। अर्थात आलोचक ऐसा मानते हैं कि जिन नेताओं का कार्य, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो विदेश मंत्री है, इन मंत्रियों का कार्य, इन नेताओं का कार्य देश के लिए नीतियां बनाना है, ना कि समझौते करना। लेकिन ऐसा नहीं है। उच्च नेता प्राय स्थिति को विषयगत होकर देखते हैं और इसके लिए उनके द्वारा की गई संधियां राष्ट्र हित को पूरा नहीं कर पाती, ऐसा आलोचकों का मत है। लेकिन ऐसा नहीं है। नीतियां बनाने वाले नेता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी देख सकते हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री, देखिए हमारा तो देश ही ऐसा है कि जहाँ संसदीय प्रणाली है और सर्वोच्च शक्ति का जो रूप है वो प्रधानमंत्री में निहित है। अर्थात प्रधानमंत्री ही देश का वास्तविक
प्रधान होता है, तो संधि और समझौते में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और होती भी है। इसलिए आलोचकों का अपना मत ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन नेताओं का कार्य केवल नीतियाँ बनाना है वो राजनय या डिप्लोमेसी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर सकते। दूसरा जो स्वरूप हमारे सामने आता है राजनय का, वो है सर्वाधिकारवादी राजनय। देखिए 20वीं शताब्दी में राजनय के इस नए रूप का विकास होता है, जिसमें प्रजातांत्रिक तरीके के स्थान पर तानाशाही तरीके अपनाए जाते हैं। देश के राजनय का संचालन उच्च स्तर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये नेता प्रचार और प्रसार के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं और वास्तविक लक्ष्यों को जनता से छिपाए रहते हैं। इस प्रकार के राजनय की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं, जो इस प्रकार हैं। इस राजनय में विचारधारा को आधार बनाया जाता है। पहला पॉइंट है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आधार क्या होता है? विचारधारा। विचारधारा को आधार बनाया जाता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जातीय बड़प्पन, भौतिकवाद एवं सैनिकवाद आदि का सहारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो एक बात और सामने आती है वो ये है कि सर्वाधिकारवादी राजनय का लक्ष्य शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना करना नहीं होता, वरन अपनी विचारधारा का प्रसार करना होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विदेशों में विशेष दलों का निर्माण, पोषण एवं समर्थन भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि सर्वाधिकारवादी राजनयज्ञ राजनय के सामान्य नियमों का पालन केवल तभी तक करते हैं जब तक कि उनके स्वामियों की योजना से मेल खाते हों। अर्थात ये जो राजनयज्ञ होते हैं, सर्वाधिकारवादी राजनयज्ञ जो होते हैं, वो एज इट इज तब तक नियमों का पालन करते हैं या तब तक राजनय के नियमों की को मानते हैं तब तक कि उनके स्वामी मतलब जो शासक हैं उनसे उनकी योजना से वो मेल खाते हैं, अर्थात दोनों के विचार जो है वो समान होते हैं। चौथी बात यह है कि ये खुले रूप में घोषणा करते हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को इच्छा अनुसार तोड़ा या अस्वीकृत किया जा सकता है। साथ ही इन राजनयज्ञों का प्रचार किया जाता है कि साम्यवादी राज्यों तथा पूंजीवादी राज्यों के बीच संघर्ष सदैव रहने वाला है तथा कभी न मिटने वाला, अर्थात कभी भी मिटने वाला नहीं है। हम ये कहें कि सर्वाधिकारवादी जो राजनय है, एक तरह से वो अपने स्वयं के विचारधारा है उसको संपूर्ण विश्व में लागू करना चाहते हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति इनका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि मतलब अपने राज्य के हित या अपनी विचारधारा ही सर्वोपरि होती है। अन्य देशों के मित्रतापूर्ण व्यवहार को ये देश उनकी कमजोरी मानते हैं और विश्व संस्था को अपने प्रचार का केंद्र बना लेते हैं। तो सर्वाधिकारवादी राजनय के पीछे विचारधारा और सेना की शक्ति होती है, अर्थात ये शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास नहीं करते। ये अपन ये कहें कि इनकी लक्ष्य पूर्ति के लिए ये सेना की शक्ति में विश्वास करते हैं। हालांकि विचारकों का मत है कि एक रूप में इन राज्यों में राजनय का प्रभाव रहता है। इनका कहना है कि राजनय का आचरण केवल तभी संभव है जब दो राज्यों के बीच कुछ बातों पर मेल अथवा सहमति हो। शीत युद्ध के वातावरण में राजनयिक संबंधों का निर्वाह नहीं हो पाता। अर्थात हम ये कहें कि व्यक्तिगत राजनय, डेमोक्रेटिक राजनय, अर्थात लोकतंत्रात्मक राजनय, सर्वाधिकारवादी जो राजनय है वो इनके विपरीत है। अर्थात जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति का कोई महत्व नहीं है, अंतर्राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है, ये ऐसा राजनय है जहां व्यक्तिगत या शासक विशेष या राज्य विशेष, अपन ये कह सकते हैं कि राज्य विशेष या राज की विचारधारा विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है। तो व्यक्तिगत